कहानी है सुप्रीम स्काई लॉर्ड की, जिसके पावर की कोई हदें नहीं थी। वो एक ऐसा देवता था जिसे हेवन के सभी गॉड डरते थे, लेकिन हर महाबली को एक ना एक दिन गिरना ही होता है। स्काई लॉर्ड सबसे ज्यादा अपने दोस्त से प्यार करता था, लेकिन वही दोस्त उसकी पीठ में खंजर खोपते हुए उसके साथ धोखा करता है। अपने अंतिम समय में स्काई लॉर्ड को अर्थ पर एक कमजोर बच्चा दिखा, जो कि अपने लवर को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की जिंदगी को अलविदा कह रहा था। स्काई लॉर्ड को वो इंसान खुद जैसा महसूस हुआ, इसीलिए वो अपनी सोल को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इस वजह से स्काई लॉर्ड की सोल ने एक इंसानी शरीर में जन्म लिया, जो कि बदले की आग में तड़प रही थी। वो कसम खाता है कि वो एक बार फिर से खुद को ताकतवर बनाएगा, ताकि वो हेवन में जाकर अपनी मौत का बदला ले सके। और इसी के साथ सुप्रीम स्काई लॉर्ड की एक नई जिंदगी शुरू हुई। तो कहानी की शुरुआत में हमें जूटी एंड हेवनली रेल्म दिखाई जाती है, जहाँ पर कैटास्ट्रोफी के बादल छाए हुए थे। तभी युनफी नाम का बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वो हमारे हीरो शाओ चेन को आवाज दे रहा था और अब उसे ढूंढते हुए हेवनली गेट के पास आ जाता है। तभी एक पावरफुल स्लैश अटैक के साथ वहाँ पर शाओ चेन की एंट्री हो गई। उसने आते ही अपने जबरदस्त पंचेस के साथ युनफी की पिटाई करना शुरू कर दी थी। तो युनफी उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है, मगर तभी शाओ चेन ने अपने वेपन से उस पे हमला कर उसे नीचे पटक दिया और अब वो अपने हेवनली पंच का यूज करते हुए इसे खत्म करने ही वाला था। तभी युनफी उससे कहता है कि भाई ये मैं हूँ, आखिर तुम मुझ पर बेवजह अटैक क्यों कर रहे हो। और ये सुनते ही शाओ चेन ने अपने अटैक को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वो युनफी से कहता है कि तुमने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दरअसल शाओ चेन जूटी एंड हेवनली रेल्म का सुप्रीम मास्टर है। अब युनफी जैसे तैसे खड़े होते हुए कह रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों ना आऊँ, मैं तुम्हें ऐसे खुद को मारते हुए नहीं देख सकता। जिस पर शाओ चेन कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया कि मैं खुद को मारने वाला था, मैं तो कैटास्ट्रोफी को फेस करने वाला हूँ। और तभी युनफी पर एक थंडर गिरने वाली थी, तो शाओ चेन तुरंत ही अपने दोस्त को साइड में हटाते हुए उस लाइटनिंग को फेस करता है। वो कह रहा था कि मैं बस एक मामूली सा फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड हूँ। जिस पर युनफी कहता है कि तुम खुद को कम मत समझो, तुम 9 सुप्रीम मास्टर में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर तुम्हें एक बार फिर से कैटास्ट्रोफी को फेस करने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास पहले ही ढेर सारी पावर है। जिस पर शाओ चेन कह रहा था कि वो सारी पावर क्या काम की, मैं तो उससे थर्ड जी भी फॉर्म नहीं कर सकता, तो अब खुद को अपग्रेड करने के लिए मेरे पास बस एक ही रास्ता है, जो कि है इस थंडर कैटास्ट्रोफी को फेस करना। मुझे पता है कि ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन अगर मैं इसमें पास हो गया तो मैं तुरंत ही कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुंच जाऊंगा। युनफी, अगर तुम वाकई मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मेरी मदद करो। एक तो मैं इस कैटास्ट्रोफी को फेस करके पावरफुल बनूंगा या फिर खत्म हो जाऊंगा। इन दोनों ऑप्शन के अलावा तीसरा ऑप्शन तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना कहकर वो सीधा कैटास्ट्रोफी की तरफ आगे बढ़ता है। वो जोर जोर से हंस रहा था। युनफी गुस्से में कहता है कि ये तो एक नंबर का पागल है, और फिर वो भी अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसे फॉलो करने लगता है। जिसके बाद हमें जेनु रेल्म का टियान युआन रीजन दिखाया गया, जहाँ पर सोरिंग क्लाउड सेक्ट था। वेल, यहाँ के कुछ डिसाइपल अपने चीफ से मिलना चाहते थे, मगर चीफ के चमचे डिसाइपल्स को अंदर जाने से रोकने लगते हैं, जिनमें से एक है लियू हान। वो कह रहा था कि फिलहाल तो चीफ प्रैक्टिस में बिजी है, और वैसे भी वो तुम्हारे जैसे कमजोर डिसाइपल से नहीं मिलते। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि मेरा चीफ से मिलना बहुत जरूरी है, हमारे सेक्ट में बाकी तीनों मेजर सेक्ट के जासूस है, वो लोग हमारे टाउन में है, और मेरे ख्याल से वो हम पर अटैक करने की फिराक में है। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी कर दी तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो तो हम पर कभी भी हमला कर सकती है। ये सुनकर लियू हान उस बंदे को भी पीटने वाला था, मगर एक और डिसाइपल चीखते हुए उन पर जंप लगा देता है। वे ये हरकत उसने इनके झगड़े छुड़ाने के लिए की थी। अब ये लोग तो साइड में हट चुके थे, मगर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो कह रहा था, भाई लोग यार आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो, और गाइस इसका नाम भी शाओ चेन है। लियू हान उससे कहता है कि शाओ चेन, तुम टॉप 5 डिसाइपल में से एक हो, इसलिए मैंने इस बार तुम्हें छोड़ दिया। अगर दोबारा से ऐसी कोई हरकत की तो सबसे पहले तुम्हें ही पीटा जाएगा। वहाँ पर हम लियू फिंग नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि चीफ के चहेते डिसाइपल का सीनियर है। वो भी शाओ चेन को धमका रहा था। तभी शाओ चेन कहता है, सीनियर लियू फिंग, आपको खुला खुला नहीं लग रहा क्या? और फिर उसे एक कच्छा दिखाता है। दरअसल शाओ चेन ने वहाँ से कूदते वक्त ही लियू फिंग का कच्छा उतार लिया था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी इज्जत बचाने लगता है, और उसकी ये हरकत देखकर बाकी के सारे डिसाइपल उस पे हंसने लगते हैं। इससे तो लियू फिंग और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, पकड़ो इस कमीने को, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। और अब वो शाओ चेन को एक जोरदार पंच मारने वाला था कि तभी वहाँ पर एल्डर फैंग पहुँच गया। वो कह रहा था, बहुत हो गया, तुम लोग फेलो डिसाइपल हो, यो आपस में झगड़े करना तुम्हें शोभा
शोभा नहीं देता। और हाँ, शाओचेन को पीटने का इरादा दिमाग से निकाल दो, वो एक टैलेंटेड बच्चा है। मगर चीफ फैंग तो यूं ही डायलॉग बाजी कर रहा था। हकीकत में तो शाओचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इधर शाओचेन लिऊ फेंग का कच्छा अपने साथ लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, तो लिऊ फेंग अपने चमचे से कह रहा था कि जाकर उस कमीने को सबक सिखाओ। इधर शाओचेन उल्टी पुल्टी छलांगे लगाते हुए भाग रहा था और उसकी सारी हरकतें सुप्रीम मास्टर देख रहे थे। वो स्माइल करते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चा है। उसके साथ यूनफे भी था। वो देखता है कि शाओचेन हेवंस में होकर भी बाकी की रेल्म पर नजर रख सकता है। वो शाओचेन से पूछता है कि तुमने वर्ल्ड स्पेसेस क्रिएट कैसे की, तो शाओचेन उसे अर्थ स्पेसेस दिखाते हुए कह रहा था कि इसे 8 हेवंस कहा जाता है। इनके अंदर एक पैसेज वे है जिसका यूज करते हुए हम दूसरे रेल्म में आराम से जा सकते हैं। लेकिन बस एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ मौजूद हर एक रेल्म में मेरा फॉर्म है और इन्हीं से एक रेल्म में मेरा थंडर ट्रिब्यूलेशन जा चुका है। अगर मुझे ब्रेक थ्रू करना है तो इन रेल्म्स को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद सुप्रीम लॉर्ड कई सारी रेल्म्स को ओपन करता है, जिसमें थी ह्यूमन, एनिमल, हेल, हेवन एंड अशुरा। साथ ही उसने और भी कई रेल्म्स ओपन की थी और इन्हीं में से एक जगह पर उसकी कैटास्ट्रोफी ट्रायल होने वाली है। अब यूनफे उससे पूछता है कि भाई शाओचेन, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड कह रहा था कि मेरे ख्याल से डिवाइन सोर्ड और काउंटेस मुझ पर हमला करने की फिराक में है और ट्रायल के दरमियान मैं उनके साथ फाइट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेन गेट पर पहरा दो, बस उन दोनों को यहाँ पर आने मत देना। तो यूनफे कहता है ठीक है, बस तुम अपना ख्याल रखना। और अब वो सीधा हेवनली गेट की तरफ चला गया। इधर शाओचेन कह रहा था कि शायद मुझे इन रेल्म में जाकर ही चेक करना पड़ेगा कि मेरी ट्रायल आखिर किस जगह होने वाली है। साथ ही अगर मैं वहाँ खुद जाऊंगा तो चांसेस है कि मुझे इस दुनिया के कई सारे राज पता चल जाए। अगर इस कैटास्ट्रोफी को मैं पास कर पाया तो महाशक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर मैं इस दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन अगर मैं ट्रायल में फेल हुआ तो इस दुनिया से मेरा ही नामो निशान मिट जाएगा। जिसके बाद वो अपना मास्क पहन लेता है। गाइस, ये मास्क का भी एक सीक्रेट है जो आगे चल के हमें पता चलेगा। और अब शाओचेन 1 बाय 1 अलग अलग रेल्म को चेक करने लगता है। वो जब ह्यूमन रेल्म में गया, वहाँ के लोग तो उसे देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि मानो कोई देवता वहाँ पर भूले भटके पहुँच गया हो। अब वहाँ से सीधा दूसरी रेल्म में चला गया, लेकिन कहीं पर भी कैटास्ट्रोफी का नामो निशान नहीं था और तभी उस पर पीछे से अटैक हो गया। इससे शाओचेन बाल बाल बच गया था। अब वो वापिस हेवन में आ जाता है। दरअसल ये अटैक किया था डिवाइन सोर्ड ने। वो कहता है शाओचेन, तुम हेवनली रेल्म के ऊपर लेवल अप करना चाहते हो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से तुम हमारी ऊपर वाली रेल्म में जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिस पर शाओचेन कह रहा था कि डिवाइन सोर्ड और काउंटेस, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर अपनी टांग अड़ाने जरूर आओगे। दरअसल ये दोनों भी शाओचेन जैसे ज़ूटियान हेवनली रेल्म के सुप्रीम मास्टर्स हैं और इन्होंने यूनफे को बुरी तरह से पीट के शाओचेन के सामने फेंक दिया था। शाओचेन तो अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा भड़क गया। वो कहता है शायद तुम्हें निपटा कर ही मुझे कैटास्ट्रोफी की ट्रायल देने जाना पड़ेगा। और अब वो दोनों भी सोर्ड एंड फिनिक्स फॉर्मेशन का यूज करते हुए शाओचेन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ सुप्रीम लॉर्ड्स में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। शाओचेन उन पर पावरफुल हमला करते हुए कह रहा था, तुम हमेशा मेरे रास्ते की रुकावटें बनते आए हो। और तभी काउंटेस ने फिनिक्स बर्ड से उस पर हमला कर दिया, जिससे शाओचेन जैसे तैसे बच गया था। मगर तभी डिवाइन सोर्ड उसके पीछे लग जाता है। शाओचेन उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था और फिर वो भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस पे मुसलसल हमले करना शुरू कर देता है। तो इससे बचने के लिए डिवाइन सोर्ड ने वहाँ रखे बड़े से क्रिस्टल को शाओचेन पर थ्रो कर दिया, जिसे वो बड़ी ही मुश्किल से रोक रहा था। तब तक काउंटेस ने भी उस पर हमला कर दिया, जिसमें शाओचेन घायल हो गया। अब वो बड़ी ही तेजी से काउंटेस के अटैक से दूर भागते हुए सीधे एक पोर्टल में एंटर कर देता है। मगर ये दोनों तो उसका अभी भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिस रेल में शाओचेन पहुंचा, वहाँ पर डिवाइन सोर्ड भी आ जाता है। वो कह रहा था, फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुम पहले जितने पावरफुल नहीं हो। मेरे ख्याल से तुमने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को ट्रिब्यूलेशन के लिए यूज किया है। अब वैसे भी तुम कमजोर हो, तो तुम्हें खत्म करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। उसकी बातों से शाओचेन को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे पता है कि ये दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं। तब तक काउंटेस भी वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी, शाओचेन, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम खुद ही खुद की जान लोगे, इसीलिए अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जिस पर शाओचेन कह रहा था कि हम दोनों भी सुप्रीम लॉर्ड हैं, इसीलिए हमने पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। गाइस, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों की बैकग्राउंड में कुछ तो कहानी थी। और अब शाओचेन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए इन दोनों पर जबरदस्त हमला करना शुरू कर देता है, जिससे
दोनों लॉर्ड शील्ड बनाकर रोक रहे थे। बाद में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। ये लोग देखते हैं कि शाओचिन तो वहाँ से जा चुका है। अब वहाँ पर तो कई सारे पोर्टल्स थे, तो ये दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने चले जाते हैं। जिस पोर्टल में डिवाइन सोर्ड गया वहाँ पर तो कई सारे मॉन्स्टर्स थे। और गाइस ये रियल में कुछ पौधे हैं जो कि खुद ही मॉन्स्टर में बदल चुके थे। वो डिवाइन सोर्ड को निगलने की कोशिश करने लगते हैं। अब बेचारा डिवाइन सोर्ड जैसे तैसे उनसे बचता जा रहा था, मगर तभी वहाँ की बेलों ने उसे जकड़ लिया और इसी का फायदा उठाते हुए शाओचिन उस पर एक पावरफुल हमला कर उसे नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो सीधा काउंटेस के पास पहुँच गया। ये बंदी तो उसे देखते ही उस पर हमला करना शुरू कर देती है, मगर शाओचिन पोर्टल ओपन करके उसी के अटैक को उसी पर डायरेक्ट कर देता है। और अब वो समनिंग आर्ट का यूज करते हुए काउंटेस पर एक पावरफुल हमला कर उसे दूसरे रेल में पटक चुका था। इस अटैक में काउंटेस बुरी तरह से घायल हो गई। वो कहती शाओचिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इतना हर्ट किया। क्या तुम पुरानी सारी बातें भूल चुके हो? जिस पर वो कहता है कि एक तरफा प्यार का अंजाम बुरा होता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं। जब इंसान तबाह हुए थे तभी गॉड्स की प्रोग्रेस होना शुरू हो गई। ऐसा समझ लो कि इसी दरमियान पुराना शाओचिन भी मर चुका है, मगर हम शाओचिन की आंखों में आंसू देख पा रहे थे। मगर वो काउंटेस को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। तो अब काउंटेस कहती ठीक है, आज तुम्हें मारने के लिए मैं खुद की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तब तक डिवाइन सोर्ड भी वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि हम तुम्हें ट्रिबुलेशन पास नहीं करने देंगे, जिस पर शाओचिन कह रहा था कि वो तो मुझ पर डिपेंड करता है। तो अब ये लोग दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। दोनों बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि शाओचिन लेवल अप करके असेंड कर पाए। इधर युनफे इन लोगों की फाइट देख रहा था। वो समझ गया था कि ये दोनों उसके दोस्त शाओचिन का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो हार न मान ले। इधर शाओचिन उन्हें अलग अलग रॉयल में ले जाकर उल्लू बना रहा था, और वहीं दूसरी तरफ हम उसके ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं, जो कि अभी भी लियो फेंग का कच्छा लेके भाग रहा था। वो कहता है यार प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो ना, मैं भाग भाग के थक गया हूँ। और तभी लियो फेंग उस पर एक सेंटीपेड छोड़ देता है जो शाओचिन को निगलने वाली थी, मगर वो तुरंत ही साइड में हट जाता है और दूसरे ही बीस्ट ने उस सेंटीपेड को निगल लिया। दरअसल शाओचिन भागते भागते फॉरबिडन लैंड में पहुंच गया था। यहाँ पर तो पॉइजनस इंसेक्ट का राज है। तो लियो फेंग के साथ ही कह रहे थे कि हम यहाँ पर नहीं जा सकते। अब लियो को तो कुछ भी करके शाओचिन को पीटना था, इसलिए वो कह रहा था कि ये कोई खेलने की जगह नहीं, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। तो शाओचिन उसे कहता है सीनियर, अगर आप अपना कच्छा वापस चाहते हो तो यहाँ आकर ले लो, लेकिन मैं बाहर नहीं आने का। उसकी बातों से लियो फेंग तो अब बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो शाओचिन को मारने के लिए फॉरबिडन लैंड में जाने के लिए भी रेडी हो गया, मगर उसके चमचे उसे रोक रहे थे। और तभी कोई उन पर पत्थर फेंकने लगता है। ये देखकर लियो फेंग कह रहा था कि ये हरकत जिसकी भी है वो सामने आ जाओ। अब तो उसके चमचे भी डर गए थे, क्योंकि ऑलरेडी ये इलाका फॉरबिडन था। वो कहते कि हम इस बेवकूफ शाओचिन के लिए अपनी जान नहीं दे सकते। तो लियो फेंग कहता है ठीक है शाओचिन, आज तो तुम बच गए, लेकिन तुम कभी न कभी तो सेक्ट में वापस आओगे। उस वक्त देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से डर के मारे भाग गए। इधर शाओचिन जैसे पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक बीस्ट था जो उसे निगलने के लिए तैयार तो है, मगर कोई उसे पीछे पुल कर रहा था। शाओचिन कहता है मुझे पता है तुम कौन हो, अब जल्दी से सामने आ जाओ। वेले लड़की थी जियांग मेंग, जो कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट की ही डिसाइपल है। शाओचिन कह रहा था कि मैं तो टॉप डिसाइपल में से एक हूँ, तो भला मैं तुम्हारी इन बच्चों वाले हरकतों से इतने आसानी से कैसे डर जाऊंगा। मेरे को तो पता है तुम्ही ने उन लोगों पर पत्थर फेंके थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? जिस पर वो कह रही थी कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और देखो तुमने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं बोला। और तभी जियांग देखती है कि वहाँ की पुल से एक बीस्ट उस पर अटैक करने आ रहा, मगर शाओचिन उसे बचा लेता है। हालांकि उसका पालतू मेंढक उस बीस्ट का शिकार हो गया। अब शाओचिन उसे डांटते हुए कह रहा था कि तुमने इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए। जिस पर जियांग बता रही थी कि मेरा तुमसे मिलना जरूरी था। वो क्या है ना कि तुम हर बार भूल जाते हो, क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि आज क्या है? और फिर वो उसे शराब का मटका दिखाने लगती है। अब अगले सीन में हम देखते कि शाओचिन तो शराब के नशे में धुत है। वो कह रहा था कि लो आज एक और बर्थडे चला गया, यानी कि 1 साल बीत चुका है। हर बार बस तुम और हमारे मास्टर, तुम दोनों ही मेरा जन्मदिन याद रखते हो, लेकिन इस बार मास्टर हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उन्हें तो पॉइजन किया गया है और उनकी जगह पर फिलहाल एल्डर फैंग काम कर रहा है। और उस एल्डर फैंग की वजह से मुझे तो लगता है कि हमारा सेक्ट अब बिल्कुल भी सेफ नहीं। यहाँ पर फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन इसी में बहुत बड़ा खतरा मुझे महसूस हो रहा है। तो जियांग परेशान होकर पूछती कि हमारे मास्टर ठीक तो हो जाएंगे ना? जिस पर शाओचिन कह रहा था कि अरे तुम फिक्र मत करो, इतना सा पॉइजन हमारे मास्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, और वैसे भी वो तो बस पॉइजन होने का दिखावा
दुआ कर रहे हैं ताकि हमारे सेक के गद्दारों को पकड़ पाए। ये सुनकर तो जियांग काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो पूछती क्या वाकई हमारे सेक में गद्दार है? जिस पर शाओजिन उसका हाथ थामते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर जियांग सीधे उसके गले लग जाती है। और अब हमें सोरिंग क्लाउड सेक के बैक पवेलियन का सीन दिखाया गया जहाँ पर खूबसूरत बीस फ्लाई कर रहे थे। मगर तभी शाओजिन को एहसास होता है कि वहाँ कोई है। अब वो जियांग के सामने तो वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम घर जाके आराम कर लो और मुझे भी प्रैक्टिस करने दो। और अब जियांग के वहाँ से जाते ही वो सीधा अपने विंडो से जंप लगा देता है। वो चुपके से देख रहा था कि उनका चीफ फैंग एक बंदे के साथ शाओजिन के मास्टर यानी कि लियांग के बारे में बात कर रहा है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक का एल्डर वुफेंग था। वो कहता है कि मास्टर लियांग बहुत लकी है जो हमारे खतरनाक पॉइजन से भी बच पाया। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था कि आप उसका टेंशन मत लो, उसकी जिंदगी और मौत का फैसला तो हमारे हाथ में है। जिसके बाद वो वुफेंग को चाय सर्व करता है। वुफेंग कह रहा था वाकई तुम्हारे सेक की चाय तो बहुत एरोमेटिक है, ये दुनिया की सबसे बेस्ट चाय है। मगर एल्डर फैंग तो बस काम की बात करना चाहता था। वो कहता है कि बस आप हुक्म करो, मैं आज रात ही उस लियांग को खत्म कर दूंगा। जिस पर वुफेंग कहता है नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। देखो फिलहाल तो हमें पता नहीं कि सोल कैप्टिवेटिंग वैली और स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट वालों का क्या प्लान है। इन दोनों में से जो भी पहला अटैक करेगा बाकी के सेक्ट भी उसका फायदा उठाएंगे और हम भी वही करने वाले हैं। हम सही वक्त आते ही एल्डर लियांग को निपटा देंगे। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था कि सीनियर वुफेंग अगर हम लियांग को खत्म करने में कामयाब हो गए तो फिर, लेकिन वुफेंग उसे टोकते हुए कह रहा था कि बिल्कुल टेंशन मत लो, हम हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के लोग हमेशा अपना वादा निभाते हैं। बस एक बार हम एल्डर लियांग को खत्म कर दे, उसके बाद तुम सोरिंग क्लाउड सेक के चीफ बन जाओगे और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें अपोज कर पाए। ये सुनकर तो एल्डर फैंग सीधे घुटनों पर आ गया। वो कह रहा था सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर वुफेंग को तो कुछ और भी चाहिए था। वो कहता है तुम्हारे सेक्ट में जियांग मेंग नाम की डिसाइपल है। इधर जियांग का नाम सुनते ही शाओजिन थोड़ा सा डर गया था। एल्डर फैंग कहता है कि हाँ वो लड़की किसी काम की नहीं क्योंकि वो बहुत छोटी है। जिस पर वुफेंग कह रहा था कि फिलहाल तुम्हारे सेक्ट में तीनों मेजर सेक्ट के ढेर सारे लोग आए हैं, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो यहाँ पर क्यों आए होंगे? ऑफ कोर्स वो उस बंदी को ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो फैंग के डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वुफेंग बता रहा था कि उस लड़की के पास सबसे रेयर हेवनली स्पिरिट की बॉडी है। ये सुन के तो शाओजिन को भी झटका लग गया और तभी शाओजिन के प्रेजेंस को वुफेंग के ऊँट ने भाप लिया, इसलिए जोर से आवाज करने लगता है। तो वुफेंग ने तुरंत ही शाओजिन पर अपने कप से हमला कर दिया। एल्डर फैंग कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इसे चुप कराना होगा वरना हमारी प्लानिंग सबको पता चल जाएगी। इधर शाओजिन तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और एल्डर फैंग के चमचे उसका पीछा कर रहे थे। तभी वो देखता है कि जियांग वापस उसी के पास आने लगी है। दरअसल वो शाओजिन को जिनसेंग ग्रास देना भूल गई थी। शाओजिन को पता था कि अगर इन लोगों ने जियांग को देख लिया तो ये उसे तुरंत ही वुफेंग के हवाले कर देंगे, तो उन लोगों को आवाज देकर अपने पीछे बुला लेता है। मगर जियांग ने भी इसकी आवाज सुन ली। वो चुपके से देखती कि लियू फिंग और उसका साथी शाओजिन को मारना चाहते हैं, इसलिए वो तुरंत ही अपने मास्टर लियांग के पास जाने लगती है क्योंकि बस अब वही शाओजिन को बचा सकते थे। इधर हेवनली रेल्म में सुप्रीम मास्टर की फाइट अभी भी चल रही थी। युनफी देखता है कि इन तीनों ने फाइट कर करके कई सारे रेल्म को बर्बाद कर दिया, मगर फिर भी इन तीनों में कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फाइनली शाओजिन ने इन दोनों को घायल करते हुए 9 स्काई स्लेइंग मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया। ये उसकी सबसे पावरफुल मूव थी, जिसके एक ही पाम अटैक में दोनों भी घायल होकर अपनी रेल्म में वापस आ गए। शाओजिन उनसे कह रहा था कि तुम दोनों ने इतने सालों में जरा भी इम्प्रूवमेंट नहीं की, मगर फिर भी मुंह उठा के मेरा मुकाबला करने यहाँ आए हो। तुमने सोचना चाहिए था कि ऐसी घटिया कल्टीवेशन के साथ तुम एक स्काई लॉर्ड को हरा नहीं सकते। खैर अब जो तुमने गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन थंडर पावर का यूज करते हुए उन दोनों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ये लोग एक शील्ड बनाकर डिफेंड कर रहे थे, मगर वो स्काई लॉर्ड की पावर के आगे हद से ज्यादा कमजोर हो गए। अब शाओजिन उन दोनों को मारने वाला था कि तभी अचानक से एक सोड उसके आर पार हो गई। काउंटेस और डिवाइन सोड भी ये देखकर हैरान थे। दरअसल ये अटैक शाओजिन के जिगरी दोस्त युनफे ने किया था। वो कहता है माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। शाओजिन भी कम्प्लीटली शॉक था कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया होगा। तो युनफे उसे वजह बताता है। वो कह रहा था कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम हमेशा टॉप पर रहोगे और मैं तुम्हारे नौकर जैसे आगे पीछे घूमता रहूंगा, इसलिए तुम्हारा मरना तो तय था। और अब वो शाओजिन को स्पेस में फेंक देता है। वो बुरी तरह से घायल था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। युनफी के अटैक से उसकी कोर पूरी तरह से डैमेज
डैमेज होने लगी थी। तो शाओचिन कहता है कि यूनफे तुम एक गद्दार हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी वो देखता है कि उसका दूसरा फॉर्म भी बुरी तरह से घायल हो चुका है। कुछ लोग उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया था जो सीधा शाओचिन के आर पार करने ही वाले थे कि तभी स्काईलॉर्ड की पावर शाओचिन में आना शुरू हो गई। इस पावर से तो शाओचिन सीधे हवा में फ्लोट करने लगा था। वो सुप्रीम मास्टर की सारी पावर को एब्जॉर्ब करके नीचे आ गया और तभी दोनों बंदे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त शाओचिन ने अपनी आंखें खोल दी। उसके अंदर स्काईलॉर्ड की डिवाइन पावर्स आ चुकी थी और अब वो अपनी पावरफुल ऑरा से उन दोनों बंदों को दूर फेंक देता है। इस जबरदस्त ऑरा को एल्डर लियांग भी दूर से ही देख पा रहे थे। एल्डर लियांग कह रहे थे कि पता नहीं ये रोशनी हमारे लिए ब्लेसिंग साबित होगी या फिर एक कर्स। अब ये लोग भी उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इधर शाओचिन के अंदर सारी पावर समा गई, जिसके बाद वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। साथ ही स्काईलॉर्ड का मास्क भी उसके बाजू पर फिट हो गया था। अब इन लोगों को आता हुआ देखकर एल्डर फैंग के चमचे वहाँ से भाग गए। इधर शाओचिन की हालत बहुत खराब थी, जो देखकर जियांग रोने लगती है। अब तुरंत ही शाओचिन को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। एल्डर लियांग उस जगह को गौर से देखते हैं। उन्हें पता था कि एल्डर फैंग का इसमें कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। इधर स्काईलॉर्ड बताता है कि मैं बुरी तरह से घायल था, तभी मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस ने जल्दी से मेरी बॉडी को छोड़कर इस घायल बच्चे को पजेस कर लिया। अब मेरे पास खुद की बॉडी तो नहीं है, मगर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। काउंटेस डिवाइन सोड और यूनफे, तुम लोग ये मत समझना कि मैं मर चुका हूँ। मैं दोबारा से वॉइड को क्रश करते हुए ब्रेक थ्रू कर लूंगा, क्योंकि मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। मैं महाशक्तिशाली बन के तुमसे बदला लूंगा और तुम तीनों को अपना खून बहा के तुम्हारी की गई गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते कि सुप्रीम मास्टर शाओचिन कल्टीवेट कर रहा था कि तभी वहाँ पर दूसरा शाओचिन पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके माइंड स्पेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो कर रही है, जिसे वो खुद भी छू नहीं सकता था। और तभी उसकी नजर पड़ती है सुप्रीम लॉर्ड पर। उसे देखते ही शाओचिन को सब याद आ गया कि कैसे सुप्रीम लॉर्ड ने सही समय पर उसकी मदद की। वो कह रहा था, सीनियर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड शाओचिन तो अपनी धुन में मगन था। वो सोचता है कि सुप्रीम लेवल की स्किल अभी भी मेरे सोल में मौजूद है, लेकिन मैं अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता क्योंकि इस बंदे की बॉडी बहुत कमजोर है। अगर मैंने ऐसा किया तो वो एक्सप्लोड हो जाएगी। शायद अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहला मुझे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को कल्टीवेट करना होगा। तभी शाओचिन उससे पूछता है कि सीनियर आखिर आप हो कौन? आपने मेरी जान बचाई है, बताए मैं आपके इस एहसान को कैसे चुकता करूँ? आज के बाद आप जो बोलोगे मैं वो सब करूँगा ताकि मैं आपका कर्ज चुका पाऊँ। ये सब सुनकर सुप्रीम मास्टर सोच रहा था कि बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो जैसे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को मैं कुछ हद तक मास्टर कर लूँ, फिर तुम अपनी बॉडी मुझे दे देना। बस इसी तरह से तुम मेरा एहसान चुका सकते हो। हालांकि ये बात उसने शाओचिन को नहीं बताई थी। इधर शाओचिन अभी भी बेहोश था। मास्टर लियांग कह रहे थे कि जरूर से शाओचिन को कोई सीक्रेट पता चला होगा, इसलिए तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। मेरे ख्याल से इसके पीछे हमारे सिक्के ही किसी पर्सन का हाथ है। अब वो इस बारे में पता करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के समय एल्डर लियांग से मिलने के लिए एक बंदी आ गई। इसे हिडन मिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और ये एल्डर लियांग की जासूस है। वो बताती है कि हमारे लिंगशाओ सिटी में बहुत सारे अजीब से लोग आ चुके हैं। मेरे ख्याल से वो 3 मेजर सेक्ट के मेंबर होंगे और उनके इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। जिस पर एल्डर लियांग कह रही थी कि शायद एक बार फिर से तूफान आने वाला है, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद हमें लिंगशाओ सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बंदी अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाते हुए एक बंदे को अपने पास बुला रही थी। वो बंदा तो बस उसके इशारों पर नाच रहा था। जिसके बाद वो फाइनली उसे अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन तभी उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो बंदा पूरी तरीके से पजेस हो गया था। दरअसल ये लड़की सोल कैप्टिवेटिंग वैली की डिसाइपल थी। वो कहती ये सभी मर्द एक जैसे हैं। खूबसूरत लड़की देखते ही लार टपकाना शुरू कर देती है और इसीलिए तो मैं बड़ी आसानी से इन्हें अपना पपेट बना लेती हूँ। हम देख पाते हैं कि वाकई इस बंदी ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और अब वो अपने इस पपेट का यूज करते हुए एक बंदे पर हमला कर देती है। वो पपेट सीधा उसकी तरफ भाग रहा था, मगर उस बंदे ने तुरंत ही इस पपेट को खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि इसीलिए तो मैं लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल से वो एक श्राप है। दरअसल इस बंदे का नाम है मिंग और ये स्कॉर्चिंग फ्लेम सेक्ट का डिसाइपल था। अब वो उस लड़की से पूछता है कि बताओ तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट
में क्या कर रही हो? जिस पर वो लड़की कह रही थी कि तुम इसके बारे में सोचकर अपने छोटी सी दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। और अब उसका उल्टा जवाब सुनकर इन दोनों में फाइट होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर वो फेंग आ जाता है। वो कह रहा था कि हम लिंगशाओ सिटी में मेहमान हैं, इसीलिए तुम लोगों ने खुद पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए, वरना यहाँ हमें मुसीबतें हो सकती है। वही दूसरी तरफ युनफी लगातार ब्रेक थ्रू करता जा रहा था और उसकी इस प्रोग्रेस को डिवाइन सोर्ड और काउंटेस भी देख रहे थे। डिवाइन सोर्ड कहता है कि शायद हमारा नया फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड जल्द ही पैदा होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये शाओचिन जैसे तुम्हारा दिल न तोड़े। शाओचिन तो तुमसे ब्रेकअप करके भाग गया था। जिस पर काउंटेस कहती कि शाओचिन मर चुका है, इसलिए पुरानी बातों को मत निकालो। शाओचिन तो बस मेरा एक पास था। जिस पर डिवाइन सोर्ड कहता है कि अब शाओचिन की मौत के बाद हमें हेवनली गेट को छोड़ने का चांस मिलेगा। हम दोनों भी ब्रेक थ्रू करके असेंड हो सकते हैं। शायद हमारी तकदीर में यही लिखा था, इसलिए तो हम उस पावरफुल शाओचिन को मार पाए। अब इन दोनों को कौन समझाए कि शाओचिन तो इनसे बदला लेने आने वाला है। वही दूसरी तरफ शाओचिन को सुप्रीम लॉर्ड की मेमोरीज के पीसेस दिखने लगते हैं, जिसे देखकर लॉर्ड काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और इन्हीं मेमोरीज को देख के शाओचिन को होश जाता है। जियांग तब उसी के पास बैठी हुई थी और रोते हुए बताती कि तुम कई दिनों से बेहोश थे। मास्टर लियांग भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्कोचिंग फ्लेम सेक्ट के लोग सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर हमला करने पहुंच चुके हैं। वो कह रहे थे चलो जल्दी से हमारे स्वागत की तैयारी करो, लेकिन सोरिंग क्लाउड सेक्ट वाले उन्हें जरा भी भाव नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उन लोगों ने तुरंत ही वहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर दी। तो सोरिंग क्लाउड सेक्ट वालों ने भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर दी। तब तक वहाँ पर स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट का मास्टर हाउली भी पहुंच चुका था। ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उसे वहाँ देख कर एल्डर लियांग को भी बाहर आना पड़ता है। वो ताना मारते हुए कह रही थी कि माफ करना, हम तुम्हारा ढंग से स्वागत नहीं कर पाए। और फिर क्या इन दोनों में भी फाइट शुरू हो गई। एल्डर लियांग कह रहे थे कि तुम अपने पावरफुल डिसाइपल लेकर यहाँ आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ पर जरूर से कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, तो चलो अब जल्दी से मुद्दे पर आ जाओ। जिस पर होली कह रहा था कि मैं तुम्हारी सेक्ट की डिसाइपल जियांग को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर तो बहुत ज्यादा भड़क गए थे, क्योंकि शाओचिन और जियांग बस ये दोनों ही उनके सबसे खास डिसाइपल थे। तो अब एल्डर लियांग ने तुरंत आइस फ्लेम पाइथन फॉर्मेशन को बना लिया, जिसमें से एक बड़ा सा पाइथन बाहर आ चुका था और अब वो तुरंत ही होली पर अटैक कर देते हैं। लेकिन होली भी कुछ कम नहीं था, वो भी जल्दी से डीमन फ्लेम ब्लैक को एक्टिवेट करते हुए एल्डर लियांग पर काउंटर अटैक कर देता है। साथ ही इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल में भी तगड़ी फाइट शुरू हो गई थी। वही दूसरी तरफ इन दोनों एल्डर्स के स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे को मारने के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद ये दोनों एल्डर नीचे आ जाती है। होली किसी भी कीमत पर जियांग को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने दो डिसाइपल्स को जियांग को लाने के लिए सेक्ट में भेज देता है। वही दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो शाओचिन को खाना खिला रही थी। दरअसल इन दोनों को कोई खबर नहीं थी कि उनके सेक्ट में हो क्या रहा है। और तभी वहाँ पर स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट के दो बंदे पहुँच जाते हैं। जियांग उन्हें वहाँ आने के लिए डांट रही थी। वो कहती है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के किसी के रूम में कैसे घुस सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर वो डिसाइपल कह रही थी कि हम तो तभी दफा होंगे जब तुम हमारे साथ चलोगी। इधर शाओचिन में जरा भी पावर नहीं थी, तो उठते ही गिर जाता है। तभी सुप्रीम मास्टर उससे कह रहा था कि बच्चे, तुम्हारी कंडीशन देखते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। फिलहाल तुमने अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, वरना तुम दूसरों को क्या खुद को भी बचा नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह मारे जाओ। तो शाओचिन जैसे तैसे उठते हुए कह रहा था कि सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन जियांग कोई पराई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब शाओचिन की बातें सुनकर उस बंदे ने तुरंत ही सोल ब्रेकिंग फायर पाम को एक्टिवेट करते हुए शाओचिन पर हमला कर दिया, लेकिन जियांग ने तुरंत ही शाओचिन को साइड में हटा दिया, जिस वजह से वो खुद ही इस अटैक से घायल हो गई। ये देखकर शाओचिन काफी ज्यादा डर गया था। वो तुरंत ही उसे संभालने लगता है। अब उस बंदे का अटैक तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से जियांग बेहोश हो गई और ये देखकर उस दूसरे डिसाइपल की फट जाती है। वो कहते हैं सीनियर, कहीं ये लड़की मरमुरा तो नहीं गई? जिस पर वो कह रहा था कि मर भी गई तो हमें क्या, हम उसकी लाश को भी अपने साथ ले जाएंगे। अब ये सुनकर शाओचिन को आ गया था गुस्सा, तो जल्दी से क्रेन अंडर द ऑटम मून टेक्निक का यूज करते हुए उन पर हमला कर देता है।
मगर शाओचेन तो पहले ही बुरी तरह से घायल था, तो उसके अटैक में भी इतनी पावर नहीं थी कि उस बंदे को मार पाए। अब वो बंदा तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करते हुए शाओचेन पर ही काउंटर अटैक कर देता है। इधर सुप्रीम मास्टर कह रहा था कि शायद इसे ही मॉर्टल्स की दुनिया में प्यार में अंधा होना बोलते होंगे। ये बंदा तो इतना भी समझ नहीं पाया कि एक अटैक में ही ये मारा जा सकता है। लोग तो वाकई प्यार में पागल हो जाते हैं, और आज ये मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। तब तक शाओचेन नीचे गिर गया। अब वो सीधा अपने माइंड स्पेस में पहुंच जाता है। वो दोबारा से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी सुप्रीम मास्टर उससे कहती कि बच्चे, तुम काफी स्ट्रांग हो, इतनी खतरनाक इंजरीज के बावजूद भी तुम बिस्तर से उठ पाए, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं रही, वो मेरे लिए एक वेसल बन चुकी है ताकि मैं दोबारा से जिंदा हो पाऊँ। ये सुनकर तो शाओचेन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता ये बॉडी मेरी है तो इसे तुम कैसे ले सकते हो? जिस पर सुप्रीम मास्टर कह रहा था कि बच्चे, शायद तुम अभी तक समझे नहीं, तुम्हारी तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है। ये सुनकर तो शाओचेन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। सुप्रीम मास्टर उसे बता रहा था कि वो अटैक जानलेवा था और तुम उसे डॉज भी नहीं कर पाए, इसीलिए तुम्हारी मौत हो गई। लेकिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग भी थे, इसी वजह से तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस अभी भी सही सलामत है। वेल, ये तुम्हारी सोल रिमेन है, और तुम्हारी सोल तब तक इस बॉडी में रहेगी जब तक कि मैं इसे फुल्ली टेक ओवर ना कर लूं। और अब वो शाओचेन को अपना विशाल ग्लोरियस फॉर्म शो करता है। वो बता रहा था कि मैंने अभी अभी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की फर्स्ट लेवल को अचीव किया है, तो अब मैं पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर शाओचेन को बहुत बुरा लग रहा था, खुद के लिए नहीं बल्कि जियांग के लिए, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। वो सुप्रीम मास्टर से कहता है कि सीनियर, आप मेरी बॉडी पर कंट्रोल करो, इससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। जिस पर सुप्रीम मास्टर कह रहा था कि मरे हुए लोगों को मेरे साथ बार्गेन करने का कोई हक नहीं। अब ये सुनकर शाओचेन को गुस्सा आ गया था। वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अपनी सोल को बर्न करना शुरू कर देता है। अब जब तक वो खुद हो के सुप्रीम मास्टर को अपनी बॉडी नहीं देता, तब तक वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। और अब शाओचेन अपनी सोल पावर का यूज करते हुए दोबारा से जिंदा हो जाता है। उसे तो बस जियांग को बचाना था। वही दूसरी तरफ हम एक मोटे बंदे को देखते हैं। वे भी सोरिंग क्लाउड्स का डिसाइपल है। वो एक बड़ी सी तंगड़ी खाने में बिजी था कि तभी वो देखता है कि दो लोग जियांग को अपने साथ ले जा रहे हैं। तब तक शाओचेन भी जैसी तैसी वहाँ पर पहुँच गया। अब उन बंदों को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसमें ज्यादा पावर बची नहीं थी, तो वो बस उन लोगों को उठा उठा के पटकने लगता है। तब तक जियांग को भी थोड़ा सा होश आ गया। वो देखती कि शाओचेन उन डिसाइपल्स की लातें खा के भी उसे बचा रहा है। इधर शाओचेन पावर यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उन बंदों को काटना शुरू कर देता है। अब इधर काटने का प्रोग्राम चालू ही था कि तब तक वो मोटू डिसाइपल भी वहाँ पर आ जाता है। शाओचेन उससे कह रहा था कि जल्दी से जियांग को यहाँ से लेकर जाओ। मैंने कहा अभी के अभी, तो बंदा तुरंत ही उसे अपने पीठ पर कैरी करते हुए वहाँ से भागने लगता है। इधर वो दोनों डिसाइपल शाओचेन पर बहुत ज्यादा भड़क गए थे, तो उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम मास्टर देखता है कि ये बंदा तो मार खा खा के अपना थोबड़ा बदसूरत कर देगा, तो कह रहा था कि प्लीज मेरा लुक मत बिगाड़ो। लेकिन शाओचेन तो बस अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है वादा करो कि तुम जियांग को प्रोटेक्ट करोगे, मैं ऐसे मार खा खा के खत्म हो जाऊंगा, फिर देखना तुम्हें कोई बॉडी नहीं मिलेगी। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर को टेंशन आ गया था। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस नहीं दी तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। मगर शाओचेन को तो इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो बस उससे प्रॉमिस मांग रहा था। इधर वो डिसाइपल शाओचेन पर फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी सुप्रीम मास्टर ने उस बॉडी का कंट्रोल लिया। वो गुस्से में कह रहा था कि तुम लोगों के नखरे कुछ ज्यादा ही हो गए, और फिर एक ही सेकंड में उन दोनों का काम तमाम हो गया। जिसके बाद वो लंगड़ाते हुए जियांग की तरफ जाने लगता है। इधर वो मोटू बंदा भाग भाग के थक गया था। वो अब जियांग को एक जगह बिठा देता है, लेकिन तब तक वहाँ पर वुफेंग पहुँच गया। वो कहता है कि शायद इसी लड़की का नाम जियांग है। अब वुफेंग को देखते ही वो डिसाइपल उस पर हमला करने के लिए तैयार हो ही रहा था, लेकिन इससे पहले वुफेंग ने जियांग को अपने कब्जे में लिया। साथ ही उस मोटू डिसाइपल को पेड़ पर टांग देता है ताकि वो दोबारा से उसका पीछा न कर पाए। इधर सुप्रीम लॉर्ड कह रहा था कि इस नई बॉडी में तो मुझे चलने को भी नहीं आ रहा, शायद इसकी आदत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो लंगड़ाते हुए उसी पेड़ के पास पहुंच चुका था जिस पर वो मोटू डिसाइपल टंगा हुआ है। उसे बताता है कि जियांग को एक बंदा यहाँ से ले गया। तो सुप्रीम मास्टर अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए चेक करता है। वो आसानी
आसानी से देख पा रहा था कि जियांग तो वुफेंग के कब्जे में है। इधर शाओचेन उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरी जियांग को बचा लीजिए, वरना मैं अपनी बॉडी दोबारा से वापस लूंगा। तो बेचारा सुप्रीम मास्टर कह रहा था कि ये क्या मुसीबत है यार, मैं कहाँ इस आशिक के चक्कर में फंस गया। खैर अब फंस गए तो क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी अजीब सी चाल चलते हुए वुफेंग के पास पहुँच गया। तब तक वुफेंग भी उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था कि मैं हूँ वुफेंग और मैं हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट का एल्डर हूँ। और इस पर सुप्रीम मास्टर ने उसे अपना बेहतरीन डायलॉग फेंक के मारा। वो कह रहा था कि तुम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं हो, इसलिए खुद को इंट्रोड्यूस करने की तकलीफ मत उठाओ। जिसके बाद वो अपने सुप्रीम ट्रेजर स्पेस को ओपन कर देता है। इसमें उसके पावरफुल और बेहतरीन आर्मर रखे हुए थे और उन्हीं में से सुप्रीम मास्टर ने अपने मास्क को उठा लिया। वेले मास्क खुद में एक सुप्रीम लेवल का टैलिस्मान है। अब सुप्रीम मास्टर उससे कहता है कि दोस्त काफी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई। वेल इस मास्क का नाम है हार्टलेस मास्क और अब उसे पहनते ही शाओचेन में डिवाइन पावर एंटर करती है। उसकी पूरी बॉडी जबरदस्त ऑरा से ग्लो कर रही थी और अब वुफेंग ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर सुप्रीम मास्टर बड़े ही स्टाइल के साथ उससे बचता जा रहा था। शाओचेन कहते वाह सीनियर वाह, आप तो बड़े तेज हो। जिस पर सुप्रीम मास्टर कह रहा था काय का तेज, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी नई बॉडी घायल न हो। और अब उसने भी काउंटर अटैक करते हुए वुफेंग को एक ही पंच में दूर पुश कर दिया। वुफेंग समझ गया था कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो तुरंत ही अपनी डिवाइन सोर्ड मंत्रा को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी सोर्ड बड़ी ही तेजी से शाओचेन की तरफ अटैक करने आगे बढ़ रही थी, मगर वो अपने एक ही पावरफुल पंच और लात मार के उस सोर्ड को वापस वुफेंग के पास भेज चुका था। इस अटैक की वजह से स्काईलॉर्ड को थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपना ब्लड टेस्ट करते हुए कह रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा मुझे हर्ट कर पाएगा, लेकिन ये भी सही है। वैसे भी बिना आर्मर की फाइट करने का मजा ही कुछ और है। इधर वुफेंग ने दोबारा से उस पर हमला कर दिया, लेकिन स्काईलॉर्ड बड़ी ही तेजी से उसकी सोर्ड से बचता जा रहा था और इसी वक्त उसे कुछ फील हुआ। वो कह रहा था कि अरे वाह, मैं तो एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जिस पर वुफेंग कहता है क्या कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। साथ ही स्काईलॉर्ड देखता है कि अब तो उसकी चोट भी हील हो चुकी है और अब अटैक करने की बारी स्काईलॉर्ड की थी। वो अपनी खास टेक्निक हेवनली डीमन पाम को एक्टिवेट कर देता है। स्काईलॉर्ड की ये मूव इतनी जबरदस्त थी कि वो जमीन चीरते हुए वुफेंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। वुफेंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। वुफेंग देखता है कि जमीन को फाड़ते हुए एक गोल्डन पाम बाहर आ चुका है, तो उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर फाइनली उसमें पूरी तरह से ट्रैप हो गया। सुप्रीम लॉर्ड बता रहा था कि हेवनली डीमन पाम टेक्निक एक मामूली सी मूव है, मगर है तो ये हेवन की सुप्रीम कैटेगरी की टेक्निक। तुमने तो खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि तुम वो पहले ह्यूमन हो जिस पर मैंने अपनी मूव का यूज किया है। इधर वुफेंग तड़पते हुए पूछ रहा था कि भाई आखिर तो है कौन, जिस पर सुप्रीम लॉर्ड तेवर दिखाते हुए कह रहा था कि तुमने फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा। जिसके बाद वो बड़े ही ब्रूटल तरीके से वुफेंग को क्रश कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।